तत्व क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं। अभी आप इसको रिलेट करेंगे बहुत ही रियल लाइफ। ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, बुक से आप पढ़ेंगे बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसी लैंग्वेज लिखी गई है इस टॉपिक पे। अब देखिएगा, जाकर पढ़ेंगे जाकर के, पूरा बोलते हैं राज्य के नीति तत्व, इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं डीपीएसपी, शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्टिव पॉलिसी, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब ये कह क्या रहा है, कंडीशन क्या है और ये टॉपिक क्या है अपने आप में, ये टॉपिक के बारे में पूरा सुनेंगे। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य। अगर आप इन 3 टॉपिक को कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी ले सकते हैं कि आप 2 से 3 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के इन्हीं से आने वाले हैं। फंडामेंटल राइट एक ऐसा टॉपिक था, मौलिक अधिकार एक ऐसा टॉपिक था जिससे हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आया है और आता रहता है। क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, जीवन जीने का अधिकार हो गया, ये ऐसे टॉपिक है जो समानता का अधिकार हो गया, जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। कभी ना कभी आपकी बात होगी समानता का अधिकार का उल्लंघन हो गया, कभी होता है स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो गया, इसलिए ये चर्चा में रहते हैं और दैट इज द रीजन कि आपको क्वेश्चन आता रहता है। जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक हमारा, इसको हम ध्यान देते हैं थोड़ा सा, राज्य के निषेध तत्व, इसी को हेडिंग डालिएगा डीपीएसपी। टॉपिक यही है, राज्य के नीति निषेध तत्व। पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। देखिए भारतीय संविधान में इनको रखा कहां गया है, पहला क्वेश्चन। बेसिक कुछ फैक्ट्स हैं, समझने वाली बात है। पहले फैक्ट्स अगर हम देखेंगे इसमें, तो भारतीय संविधान में इनको कहां रखा गया है, तो भारतीय संविधान में इनको भाग यानी कि पार्ट 4 में रखा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कहां किया गया है, तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था भाग 3 में। टोटल कितने भाग है हमारे संविधान में, मूलतः हमारे संविधान में 22 यानी कि 22 भाग थे, 22 थे, वर्तमान में कितने 25 हैं। अनुच्छेद कितने थे हमारे मूलतः संविधान में, 395, वर्तमान में 450 से ज्यादा हो चुके हैं लगभग, ठीक है ना। लेकिन अगर 395 ऑप्शन दिया गया तो आपको उसी टिक करना है। इसी प्रकार अनुसूचियां हमारे संविधान में, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल, भारतीय संविधान में 8 दी गई थी, लेकिन वर्तमान में क्या है 12 है। हमने संविधान संशोधन करते हुए धीरे धीरे कर दिया है। तो इसी तरह क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया कि डीपीएसपी हमारे संविधान में कहां दिया गया है, उनका एक्सप्लेनेशन कहां मिलता है, तो इसका वर्णन मिलता है भाग 4 में। पहला क्वेश्चन एक सिंपल सा बनेगा, तो भाग 4 यानी कि पार्ट आपका 4 में इसके बारे में दिया गया है। अब इसी चीज को अगर कोई चीज लिखी गई है, जैसे बुक के बारे में बात करते हैं, तो बुक में पहले देखा होगा कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, फिर सेक्शन 1 के अंदर 3 चैप्टर, सेक्शन 2 के अंदर 3। संविधान एक किताब ही तो है, तो जो चीज भाग में लिखी गई होगी वो अनुच्छेद में भी होगी। तो अगर ये पूछा जाए कि डीपीएसपी किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है, तो याद रखिएगा ये आर्टिकल आपके 36 से लेकर के 51। अब समझ लीजिए भारतीय संविधान के इतने आर्टिकल अकेले डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा ये। 36 से 51 तक आर्टिकल केवल डीपीएसपी है, यानी कि डीपीएसपी इसलिए शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, आप भी ध्यान रखिएगा, मतलब वही राज्य की नीति निषेध तत्व, ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक ये दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये लिए कहां से गए, क्योंकि हमको पता है कि जब भारतीय संविधान बनाया जा रहा था तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अलग अलग देशों की यात्रा की और उनसे बहुत सारी चीजों को लिया, जिसमें एक टॉपिक में हमने इस पर डिस्कशन भी किया था सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति तत्वों को हमने कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी एसआई का पेपर हुआ था, चल रहे हैं एसआई पेपर चल रहे हैं, इसी के एसआई पेपर में ये डीपीएसपी पूछ लिया था, कहां से आया, अभी के पेपर में आया हुआ है। छोटा सा क्वेश्चन है, एसआई पूछा जा रहा है, बट द थिंग इज दैट कि उस प्रेजेंस ऑफ माइंड में वो वाला जो क्वेश्चन आया क्या आपको याद है, तो कंडीशन यही याद रखिएगा कि डीपीएसपी कहां से लिए गए, यही क्वेश्चन था सेम टू सेम। तो इसको लिया कहां से गया है, यानी कि सोर्स, इसका सोर्स क्या है, इसके बारे में आप लिख लीजिएगा जरा सा, स्रोत। तो इसका जो स्रोत है वो है आपका आयरलैंड। यही क्वेश्चन था अभी का। अच्छा, तो हमने देखा कि डीपीएसपी से रिलेटेड, अभी हम डीपीएसपी पे इंटर नहीं कर रहे हैं, अभी आपके दिमाग में बैठ नहीं रहा होगा कि क्या है, लेकिन जरा पहले एक शब्द को देखते हैं और शब्द से आप आइडिया लगाइए क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका क्या मतलब होगा। आपने देखा कि मोदी जी 3 तलाक का कानून लेके आ गए, कभी आपने सोचा कि मोदी जी को ये कौन सा राइट देता है कि 3 तलाक का कानून बना सकते हैं आप। सरकार ने कहा कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है, कंपल्सरी है, हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21A ये तो कहता है, पढ़ के आए हैं। कौन देता है ये राइट उनको बनाने के लिए अधिकार,
कोई तो होगा ना सर। सरकार कहती है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला हो पुरुष, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं। कानून बन गया, लॉ बन गया। सरकार ने कैसे बना दिया। अभी कृषि पे इतना विवाद चला कृषि कानून को लेकर के, मोदी जी ने वापस भी ले लिया बिल को, लेकिन कृषि पे कानून बनाया जा रहा है। और क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि वेलफेयर ऑफ किसान, यानी कि किसानों के लिए क्या हो, कुछ फायदे हो, ये किसानों के हित में बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो किसानों के हित में कार्य करने की बात की जा रही है, ये कौन अधिकार देता है बनाने के लिए? उन सभी चीजों के प्रश्नों के जवाब आपको यहां मिलते हैं। इसे लिए फंडामेंटल राइट का इनको पूरक भी कहा जाता है। क्वेश्चन एक ये बनता है कि बताइए मौलिक अधिकारों का पूरक कौन है? ये मौलिक अधिकारों की तरह ही काम करेंगे, लेकिन राज्यों के लिए निर्देश का काम करते हैं। अब वर्ड को जरा समझिएगा, राज्य के नीति, राज्य जब कोई पॉलिसी बनाएगा, नीतियां बनाएगा, तो निर्देशक यानी कि उनका डायरेक्शन का काम करेंगी कौन? जो यहाँ पे लिखे गए हैं। संविधान बनाने वालों ने ये लिख दिया था कि सर ये चीजें हैं, इन पे राज्य को काम करना होगा। सरकार जब जीतती है तो वादा करती है आपको सड़क बनवाएंगे, हाईवे बनवाएंगे, अच्छी व्यवस्था देंगे, पानी की व्यवस्था देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। इमेजिन करो 5 साल बाद आप जीत के चली गई और सड़क का वादा किया था ना बनवाए, इट इज पॉसिबल। लेकिन अगर नहीं बनवाएगी तो आपके पास 5 साल बाद तो व्यवस्था है ना वोट डालने का, फिर से नहीं जीताओगे उसको, कैंडिडेट को। लेकिन ये क्यों कर रही है? क्योंकि यहां पर दिया गया है सर उन सारी चीजों के बारे में। ग्राम पंचायतों के बारे में आपको पता है कि पहले व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं थी। ये जो चुनाव होते हैं, प्रधानी के चुनाव होते हैं, ये जो म्यूनिसिपैलिटीज पार्षद के चुनाव होते हैं, मूलतः संविधान में इसके बारे में कोई वर्णन नहीं था। लेकिन हमने समय के साथ इसको अपडेट किया। 1992 में हमने संविधान संशोधन किया। कौन संविधान संशोधन था? 92वां और 73rd एंड 74th, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हमने किए और हमने पंचायती व्यवस्था को ऐड कर दिया। लेकिन ये क्यों ऐड किया और कैसे ऐड किया, इसका कहीं ना कहीं यहीं पर दिया गया है। तो बस एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी डीपीएसपी पढ़ेंगे तो डीपीएसपी में हम देखने वाले हैं क्या क्या चीजें हैं। तो डीपीएसपी में जब पढ़ेंगे तो डीपीएसपी में वही चीज दी गई है जो सरकार के लिए एक डायरेक्शन का काम करेगी पॉलिसी के फॉर्मेशन में। ये बात समझ आ गई? डीपीएसपी में क्या क्या हो रहा होगा, यही डीपीएसपी है। क्योंकि जब आप पढ़ोगे इसको तो टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, टफ है, और हर बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मतलब आप सोचोगे नहीं। एक तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो लगभग कम से कम 10-15 बार आ चुका है। सीट जब आपको मिलेगी तो आपको आएगा, उस पर डिस्कशन भी करेंगे थोड़ा सा। क्या है? समान आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको बोलते हैं। किस अनुच्छेद में इसके बारे में बार बार क्वेश्चन आता है? और वो अनुच्छेद 44 है। और पता 44 कहाँ पे आएगा? 36 से लेकर के 51 तक, यानी कि वो नीतिशक तथ्यों के अंतर्गत आया होगा। तो क्या ऐसी बात है, उसके बारे में भी देखने वाले हैं। तो बेसिकली याद रखिएगा, एक पॉइंट यहां पर और लिखिएगा, थोड़ा सा लिखते जाइएगा, चीजों को ऐड कर लीजिएगा। मुद्दा क्या है? ये आपका डीपीएसपी, ये फैक्ट है, ये सीधा सीधा वाले फैक्ट हैं जो सीधा क्वेश्चन में हिट करते हैं आपको। और आपके लिए यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये इतना जो लिखा हुआ है ये बहुत ही वीक है। डीपीएसपी पार्ट 4 में दिया गया, अनुच्छेद 36 से 51 दिया गया है। सर सोर्स क्या हमारा? आयरलैंड है। अच्छा ये बताओ, मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, ठीक, मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो उनके खिलाफ क्या आप कोर्ट में जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचार का अधिकार है आपका है। आपके रिपुटेशन को अगर कोई दांव पे लगाता है तब भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि राइट टू रिपुटेशन योर फंडामेंटल राइट। आपकी प्रतिष्ठा को दांव थोड़ा लगा सकता है। बात समझ आ रही है? सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। लेकिन अगर डीपीएसपी में सरकार कोई काम ना करे, दिया गया है कि सरकार को ये करना चाहिए, लेकिन सरकार कहते हैं हम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट आपने बना के तो भेज दिया लेकिन नहीं करेंगे, तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हैं सरकार के खिलाफ? इस मामले में आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर धीरे धीरे देखने वाले हैं। तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक हम इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? द थिंग इज दैट वन। आइए पॉइंट की बात करते हैं। नोट कर लिया हो, आगे बढ़े। नोट कर लिया है? हाँ नोट कर लो भैया, फटाफट नोट करते चला करो साथ में पॉइंट वाइज। अब ठंडी दूर हो गई, डीपीएसपी को देखने के बाद ठंडी दूर हो गई कि डीपीएस उसको पहले मतलब कि आपको था कि यार डीपीएसपी देखेंगे तब ठंडी दूर होगी हमारी। अच्छा वहां से आता है तो गुस्सा आने लगती है, घर से आने तक आते थे यार। अच्छा बड़ा कष्ट है, इसी तरह पढ़ लो बेटे, भी BMW खरीद लेना, उसी में बैठ के चलना, हो गया ठीक। आइए बात करते हैं। देखिए 2-3 चीजें समझिएगा जरा सा। डीपीएसपी की जब हम बात कर रहे थे तो हम इसमें पढ़ें कैसे, हमारा तरीका कैसे होना चाहिए पढ़ने का। पहला आर्टिकल हम इसमें देखेंगे, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल की तरह चलेंगे। आर्टिकल 36
जब हम जितने भी पढ़ेंगे, यानी कि 36 से लेकर के 51 तक जो भी दिया गया है वो सारी चीजें आर्टिकल में दी गई है और पूरे के पूरे आर्टिकल आपको समझने हैं। और अगर आप सारे आर्टिकल समझ गए तो क्या कहाँ दिया गया वो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये हमारे भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है, तो आप पहले बता लोगे भैया कि हाँ ये दिया गया कि नहीं दिया गया है। तो हम इसमें आर्टिकल के थ्रू ही चलेंगे। पहला आर्टिकल क्या कहता है, बहुत सिंपल आर्टिकल है, आर्टिकल 36। ये कहता है क्या, राज्य की परिभाषा। लिख लीजिएगा, मतलब ये समझाते हैं, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, इसका क्या मतलब भैया, डिफिनीशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। आप बार बार ये कह रहे हो कि सर राज्य के नीति तत्व, राज्य के नीति तत्व, भैया ये राज्य होता क्या है, क्वेश्चन तो ये बनना चाहिए ना सर। आप कहते हो ना राज्य, राज्य, ये राज्य क्या है। तो यहां पर आर्टिकल 36 में नीति निर्देशक तत्वों की शुरुआत के सबसे पहले डीपीएसपी की बताया गया है राज्य की परिभाषा। और उन्होंने कहा राज्य ये वाला राज्य नहीं है जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, ये राज्य नहीं है। यहां राज्य का मतलब है सरकारें, कि जब कोई कार्य करेंगी तो सरकार, तो कौन कौन सी सरकार है यहां पर, इसके बारे में भी यहां पर बताया गया है। संघ कार्यपालिका, संघ कार्यपालिका मतलब मोदी जी, वो भी तो कानून बनाते हैं आपके लिए। संघ कार्यपालिका, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, इंग्लिश में बोलेंगे संघ कार्यपालिका, यानी कि संघ में केंद्र में बैठी हुई कार्यपालिका मतलब सरकार होता है। माइंड में रखिएगा, कार्यपालिका मतलब क्या होता है, सरकार। हम आपको एक वीडियो दे देंगे तो उसमें सारा एक्सप्लेनेशन इसमें हमने कर रखा हुआ पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे वर्ड्स का, जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं वर्ड्स, उनमें हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि बाद में दिक्कत ना जाए। दूसरा, योगी जी बैठे सेंटर में के बाद राज्य में, तो भैया ये राज्य सरकार है, लेकिन ये यूपी हो गई, लेकिन यहाँ पे राज्य का मतलब क्या है, सरकारें। तो जो राज्य गवर्नमेंट यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार है वो भी तो है, तो राज्य की कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब सीधा सीधा जो कानून को लागू कराए। कार्यपालिका काम क्या है, कानून को लागू कराना। सरकार क्या करती है, ये तो कर रही है। और इसके साथ साथ में जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, म्युनिसिपैलिटीज है, नगर पालिका है, ये भी सरकार ही है। सरकार ये भी है, इसका मतलब लोकल गवर्नमेंट। इन सब के लोकल गवर्नमेंट यानी कि ये सारी राज्य हैं, इनमें सब डिफिनीशन में लिख दिया गया यही राज्य हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए पार्षद भैया आते हैं कि हमको जिता दो, हम तुम्हारे यहाँ रोड बनवा देंगे, हाथ जोड़ के। एग्जाम इलेक्शन के एक दिन पहले आते नहीं हो, दादी अम्मा बच्चा छोटा सा अगर कोई लड़का भी लो तो उसका ही पैर छू ले। हाँ, इलेक्शन पहले ऐसे ही होता है। अरे देखिए कभी इलेक्शन आए, कभी एक से नेता, अम्मा ध्यान रखो, द थिंग इज दैट। हाँ ऐसा होता है सर, इलेक्शन के पहले आप नेताओं का ऐसा रूप देखेंगे कि मतलब अद्भुत है सर, रूप वो अद्भुत दिखाई पड़ेगा। तो यहां पर राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में दिया गया है। अच्छा, तो भैया अगला आर्टिकल क्या कहता है सर, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटीज की हो गई, ग्राम पंचायत प्रधान, ये सब इस थर्ड टायर गवर्नमेंट बोलते हैं, ये सब आएगा। इवन की एनएचआरसी भी इसके अंतर्गत आता है, मैंने आपको बताया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी आएगा इसमें। एलआईसी भी है राज्य में, इसलिए एलआईसी का ऐड आते हैं, तो एलआईसी का भी काम उसी के अंतर्गत रखा गया, संस्थाएं दी गई है। अब आते हैं मुद्दे पे, 37 में क्या दिया गया है। अब देखिए अभी तो स्टार्टिंग में तुमको थोड़ा सा लगेगा बोरिंग, लेकिन बीच में अभी इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। आर्टिकल 37 में ये कहा गया है कि सर ये जो है, क्योंकि इस पहले क्या होगा, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन आएगा ना, तो पहले आप समझ लो नीति निर्देशक तत्व तो है क्या, तब आपको समझ में आएगा। तो आर्टिकल 37 कहता है कि जो डीपीएसपी है, अब मैं आपको बार बार डीपीएसपी लिखूंगा तो आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा वर्ड आपको लिखने में दिक्कत जाएगी। तो ये जब मैं लिखूं डीपीएसपी मतलब भारत के राज्य के निर्देशक तत्व। आर्टिकल 37 ये कहता है कि डीपीएसपी को फोर्स नहीं किया जा सकता लागू करने के लिए। सिंपल सी लाइन है, लिख लीजिएगा, डीपीएसपी को फोर्स नहीं किया जा सकता लागू करने के लिए, लागू करने के लिए। बहुत लेट आते हो सब लोग, के लिए लागू नहीं किया जा सकता। सॉरी, डीपीएसपी को फोर्स करने के लिए, हम जस्ट हिंदी में कुछ भी लिख रहा हूँ। डीपीएसपी को लागू करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। कोई बात नहीं, हटाओ इसको। अरे कोई बात नहीं, रुक जाओ रुक जाओ।
एक लाइन में लिखता हूं सर, शुद्ध हिंदी। डीएसपी एसपी बाध्यकारी नहीं है। नहीं है। भावना मेरी समझ गए ना हिंदी वाली, तो बस उसमें इतनी टेंशन कर लेने वाली, हमने लैंग्वेज चेंज कर दी। बात समझ आए? वाद्य योग नहीं है, इनफोर्सिबल है। आपको फोर्स नहीं कर सकते कि भैया सरकार तुम इस पे कानून बनाओ, हमने तुमको जितवा के भेजा था, क्यों नहीं बना रहे हो? ठीक है, दैट इज कंडीशन। बाध्यकारी नहीं है, नॉट इनफोर्सिबल, इनफोर्सिबल नहीं होते हैं। ये कहां दिया गया? आर्टिकल 37 में दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये होता है कि डीपीएसपी को किसी प्रकार से कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अगला मतलब ये, अगर हो सकता है लैंग्वेज ये ना दी जाए, दूसरी दे दी जाए, तो याद रखिएगा इसका मतलब है इसे आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। बेसिक मतलब इसका ये है, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, इस आधार पर चैलेंज नहीं कर सकते, ये मतलब होता है। और जहां आपको वर्ड का मतलब न समझ में आए, टोक जरूर देना, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, आप घर जाके इस चैप्टर को पढ़िएगा जाकर, आपको 2-4 लाइनें नहीं घुसेंगी अंदर। 2-4 लाइनें का मतलब 2-4 लाइनों के आगे घुसेगा ही नहीं अंदर कुछ। इसीलिए कह रहा हूं बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो जिसको पहले हमने सोचा कि कंप्लीट कर ही लेते हैं पहले, क्योंकि टफ टॉपिक कंप्लीट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। डीपीएसपी कट बहुत टफ नहीं है, मुद्दा सिर्फ इतना है ना कि समझ में चीजें नहीं आती, इसमें इतना सारा है मटेरियल, बहुत कुछ मिलेगा भी इसमें, मजा आएगी थोड़ी थोड़ी देर में। समझ में आ रहा पॉइंट? अब ये कह रहा है बाध्यकारी नहीं कोर्ट में, जैसे हम एफआईआर के खिलाफ जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में वायलेशन पे, इसमें नहीं जा सकते। मुद्दा ये कहने का है, आर्टिकल 37 हमको राइट दे दिया। आर्टिकल 36 क्या दिया था? कह रहा था राज्य की डिफिनीशन क्या है, राज्य की परिभाषा क्या, क्या राज्य, बार बार करो राज्य के नीति से तत्व, तो राज्य क्या है पहले ये बता दो, तीनों ने बता दिया। इसके पहले हमने बेसिक देख लिया सर कि सर डीपीएसपी होता क्या है, कहां से क्या क्या चीजें ली गई है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं सर, अब आर्टिकल 38 में क्या दिया गया है। सुनिएगा जरा सा, यहां पर आप चालू हो रही सर कहानी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर, क्योंकि एक छोटा सा वर्ड आपको बता देगा कि सर आप इधर है कि उधर है। ये क्या कहता है सर? राज्य, पहले मैं लिख देता हूं, राज्य आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक तौर पर कल्याणकारी कार्य करेगी। मुद्दा समझिएगा जरा सा, 3 वर्ड दिए गए सर, मजे की बात है सर, इकोनॉमिक दे दिया गया सर, सामाजिक दिया गया सर, एंड पॉलिटिकल दिया गया है। तीनों वर्ड लिख लीजिएगा, मेन 3 वर्ड है आपके सामने आ जाएगा। इक्वलिटी, इक्वलिटी वर्ड नहीं यूज किया गया है। आपको लगेगा स्वतंत्रता के लिए काम करेगा, नहीं दिया गया है, तो भैया पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। स्टेट विल वर्क in welfare of the people socially, political and economically, that is the point। मतलब क्या है? राज्य, सिंपल समझिएगा, अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, आराम से समझिएगा। ये कह रहे हैं सर कि राज्य जो है उसका क्या काम होगा, वो 3 चीजों पर फोकस करेगा। इकोनॉमिक तौर पे, इसलिए सरकार क्या करती है? रोजगार निकालती है। एक एक पॉइंट को समझिएगा तो बैठेगा, अभी इसको रटोगे नहीं तो रट पाओगे, आप बस याद कर लो, और 2-4 दिन में आपको क्रोनोलॉजी बैठ जाए कहां पे क्या क्या दिया गया था। रटना नहीं होता चीजों को। इकोनॉमिक तौर पे क्या ध्यान रखना है, सरकार की जिम्मेदारी है कि सर आपको आर्थिक तौर पे चीजों को वेलफेयर करे। बेरोजगार है, नौकरी देगी, खाने के लिए नहीं, खाना देगी, सारी मदद करती। कोरोना पीरियड देखिए ना सरकार क्या कर रही है, अभी भी अनाज फ्री चल रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी है। राजनीतिक, पॉलिटिकल तौर पे भी आप क्या कि प्रतिष्ठा नीचे ना हो, ये भी राज्य की जिम्मेदारी है कि आपको ऊपर लाए। राजनीतिक तौर पे सभी समान होंगे, इसलिए सबको समान अधिकार दिया गया वोट का। जितना अधिकार हमको है उतना मोदी जी को है वोट डालने में।
1% की भी ज्यादा नहीं है। सोचो कितना बड़ा पावर है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो पावर रखते हैं वोट डालने का, वो पावर हमारे पास भी, मतलब हम प्रधानमंत्री के बराबर हैं इन दैट कंटेस्ट। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सामाजिक सोशल, समाज में आपके साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए, इसकी भी जिम्मेदारी राज्य की है, वो ध्यान रखेगा। ये बनाने वालों सब, अम्बेडकर जी ने कितना अच्छा सोचा देखो जरा सा। इसलिए जब संविधान बनाने वालों के नजरिए से आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि संविधान कितना प्यारा है। उस समय सब चीज सोच रखी थी। अनटचेबिलिटी आज भी होती है सर, भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, और भेदभाव जब किया जाता है तो सामाजिक तौर पे, सोशली तौर पे उसको तुम क्या कर रहे हो, बैकवर्ड कर रहे हो, उसे डाउन कर रहे हो सर। जब किसी पब्लिक में खड़े होकर के किसी व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत की भावना का तुम ऐसा प्रचार करते हो, तो इसका मतलब क्या है, समाज में उसकी तुम प्रतिष्ठा को डाउन कर रहे हो, और उसके अंदर जो फीलिंग है दैट इज कॉल्ड अनटचेबिलिटी। तो उसको भी ध्यान रखेगा। इसीलिए सारे एक्ट है, सभी लोग बराबर हैं। ट्रेन में बैठोगे, SC हो, ST हो, OBC जनरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब समान सीट में बैठेंगे। द थिंग इज दैट ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सर इन चीजों पर काम करना है, ये दिया गया है। जरूरी नहीं सरकार काम करे, लेकिन ये निर्देशक है, डायरेक्शन है। और सरकार क्यों नहीं करेगी? अगले 5 साल में आपको फिर से आना है ना सत्ता में, तो आपको काम तो करना पड़ेगा ना कुछ, वो बात अलग है कम ज्यादा। अब शुरू होगी कहानी यहां से 39 से। 38 आपका ये दिया गया है, 39 देखिएगा, आर्टिकल 39। ये DPSP चल रहा है सर। आर्टिकल 39 क्या कहता है सर? आर्टिकल 39 कहता है, इंपॉर्टेंट बिटिया तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हारे लिए क्या, ध्यान सुनना। आर्टिकल 39 क्या है सर? इसमें व्यवस्था की गई है कि महिला हो या पुरुष हो, सभी को एक काम के लिए समान वेतन हो, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन। जबकि ऐसा होता नहीं है। पुरुषों को यानी कि मेंस को ज्यादा पैसे दिए जाते हैं उसी काम के लिए, महिलाओं को कम पैसे में काम करा लिया जाता है। ऐसा होता है महिलाओं से। अच्छा सर देखा होगा तुमने, फैक्ट्रियों में होगा या जो भी भट्ठे होंगे काम करने में, महिलाएं काम करती हैं, पुरुष कम करते हैं, या बच्चे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों और महिलाओं से कम पैसे में काम कराया जा सकता है। बच्चों को तो आप 3,000 रुपए भी दे दोगे, 2,000 रुपए दे दोगे, होटल में वो 12 घंटे काम करेगा। आदमी से करा लो 12 घंटे काम, वो 8 घंटे के बाद कहेगा हमारा टाइम ओवर हो गया, हम जा निकले। महिलाओं को जरूरत होती है पैसे की। हमारे समाज में आज भी बहुत पिछड़ापन है, इसलिए उनको काम करने की जरूरत है और काम करती हैं वो, तो उसका फायदा उठा रहे हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी, और इसीलिए उसने क्या बना रखे, बहुत सारे कानून बना रखे हैं। अगर आप टेक्निकल हैं, अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, आपको बेसिकली कुछ टेक्निकल, आपको कोई भी चीज है अगर आपको आता है, तो सरकार ने बता रखा है रूल, 6,000 रुपए से मिनिमम नीचे नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी लोग 3-3 हजार रुपए में 4-4 हजार काम करवा रहे हैं टाइपिस्ट का। ये टेक्निकल में आता है, मिनिमम है उसका कॉस्ट। लेकिन लोग पढ़े लिखे नहीं ना, समस्या ये है कि एजुकेट नहीं है, उनको आइडिया ही नहीं है चीजों का। तो यहां पर ये बात की गई है। तो पहला क्या कर रहा है वो, पुरुष एवं महिला को अभी आपको बहुत सारी DPSP से आपको बहुत सारी चीजें आपकी आगे खोलेगा धीरे धीरे, आपके पर्दे हटाएगा, ऊपर वाले लगे हुए जो चश्मे हैं जिससे दिखाई नहीं पड़ता, धुंधला चश्मा है, वो दूर करता जाएगा। बेटिया ये वाला चश्मा नहीं हटाना है, नहीं तो ये भी नहीं दिखाई देगा। पुरुष एवं महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये कहां लिखा है? आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, इसमें से कौन कौन से प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के नीति तत्वों में दिए गए हैं? वो आपसे आर्टिकल कुछ नहीं पूछेगा। एक पॉइंट ये डाल दिया, एक पॉइंट उसने आर्टिकल 38 का डाल दिया, एक पॉइंट उसने 41 का डाल दिया, तीनों डाल दिए मिक्स करके, एक डाल दिया उनमें से सभी। अब आपको पता होगा तभी तो आप टिक कर पाओगे ना इनमें से सभी। मुद्दा ये इसलिए पढ़ने हैं, तो इसको सिर्फ आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ने, लेकिन पढ़ने का तरीका एक आर्टिकल माध्यम है। हम पढ़े कैसे इसको, तो और भी दूसरा तरीका, लेकिन हम इसको आसान तरीके से बनाते हैं। तो ये दिया गया है, यानी कि पुरुष हो या महिला हो, सेम वेजेस आपका होगा, चाहे वो वुमेन हो या मेन हो। ठीक है, अच्छा ये हमारा दिया गया सर, महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या लगता है आपको भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। इसीलिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकते आप। अगर ये फंडामेंटल राइट में होता तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते तुरंत, सर जी हमारे साथ हो रहा है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि DPSP में सरकार अगर कानून बनाती है तो काम होगा, और सरकार करती भी है, डिपेंड करता है कि सर वो कैसी एक्टिव है। अगला सर पॉइंट, यहां पर ये भी दिया गया है, आपने देखा कि सर मुकेश अंबानी के पास इतनी अथाह संपत्ति है, और देश में 30% पॉपुलेशन ऐसी है कि जो कहते हैं 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रही। आज भी इस देश में ऐसी कंडीशन है, मतलब 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते हैं। सच्चाई यही है।
हो सकता है एक वक्त खाना इसलिए नहीं खा पाते हो कि दिन भर कमाते हो, सुबह खा लेते हो, शाम को पौवा लगा लेते हो, ये भी पॉसिबल है। हाँ, 90% केसेस में ये भी पाया जाता है जो ना खा पाने वाले लोगों में से कि इनको शाम को देसी पौवा चाहिए। हाँ, एक दिन मैं रिक्शा में बैठा था, जा रहा था, वो ऑटो में बैठा था, तो वो ऑटो उधर से आया, तो हम इधर बैठे तो कह रहा है कि हम वहां तक तो नहीं जाएंगे, नौस्ता तक। हमने कहा क्यों? कह रहा हमको ठेके जाना है। तो हमने कहा ठेका तो यही है। कह रहा ये वाला नहीं जाना, हमको देसी वाला जाना है। हमने कहा कह रहा अपना बजट में, अपनी औकात में पीना होता है। हमने कहा पीने का भी अपनी औकात, कह रहा कि अपनी औकात में पीते हैं, जितना कमाते हैं उतना पियेंगे। हमने कहा ये अच्छा है, मतलब गजब है, ठीक है ना, कंडीशन। तो इसमें दिया क्या गया है? आर्टिकल 39 इस बात की व्याख्या करता है कि भैया संसाधनों का समान वितरण हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। संसाधनों का इंपॉर्टेंट लिख कर लेना इसको। आर्टिकल 39 को ट्रिपल स्टार बना लो। आर्टिकल 39 से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए बात करने वाला हूं मैं। इस पे एक और पॉइंट है भी, आर्टिकल 39 ट्रिपल स्टार बना लीजिएगा, क्वेश्चन की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अभी आर्टिकल 39 का 40 भी उतना इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। तो इसमें यह कहा गया कि संसाधनों का समान वितरण हो, आर्टिकल 39 कह रहा है। और यही कारण है कि अभी आप बात करते हैं संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। आपको पता है संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, वर्तमान में नहीं, एक कानूनी अधिकार है। तो इसको क्यों हटाया गया, अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे याद लिखिएगा इसको, संसाधनों का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, संसाधनों का समान वितरण। इंपॉर्टेंट है सर, डबल लाइन कर लीजिएगा। और यही कारण है कि हमने संविधान से संपत्ति के अधिकार को हटाया। एक्चुअली में संविधान में ये लिखा गया है, इसको जैसे आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं ना, तो आर्टिकल में पूछेगा नहीं इस तरह आर्टिकल, लेकिन इसको कहा गया आर्टिकल 39A, इसको कहा गया आर्टिकल 39B, ऐसे लिखा जाता है। तो संसाधनों का समान वितरण क्या है? रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जब देश आजाद हुआ तो पता लगा एक व्यक्ति के पास 1000 बीघा जमीन है, 2000 बीघा जमीन, जमींदारी व्यवस्था चल रही है सर। नेहरू जी ने सोचा यार ये समस्या तो बड़ी सा रहेगी। ऐसे में तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन गुलामी अभी बनी हुई है हमारे देश में। उन्होंने कहा संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बनाया जाएगा, ये मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, इसको हटाइए। और यही कारण है कि इसको लागू कराने के लिए, क्योंकि हम कैसे देश फॉलो कर रहे हैं? समाजवाद को। और समाजवाद का मतलब है कि सभी के लिए समान तौर पर रिसोर्सेज होने चाहिए। रशिया, रूस की संकल्पना है। हमने समाजवाद कहां से लिया? रूस से लिया हुआ है। अमेरिका क्या फॉलो करता है? पूंजीवाद को फॉलो करता है, कैपिटलिज्म को। वो कहता है जिसके पास जितना पैसा हो लगा लीजिए, जितना बढ़ सकते हो बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। समाजवाद कहता है कि सभी को समान। इसलिए रूस के जितने भी संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, वहां पे जितनी भी चीजें हैं, उन सब पे सरकार का कब्जा होता है और सरकार सबको फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देती है। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है इंडिया में। यानी घर आपको चाहिए, सरकार कह हम देंगे। एजुकेशन चाहिए, हम दे रहे हैं, एजुकेशन फ्री है रशिया में। आपको पीने का पानी चाहिए, हम दे रहे हैं सर, इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं। लेकिन जितनी भी चीजें होंगी रिसोर्सेज वो हमारे अंडर में रहेंगी। ये समाजवाद पॉलिसी चलता है इंडिया में। पॉलिसी इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि हमने हर एक साल में सर अकेले हम एक नीदरलैंड क्रिएट कर लेते हैं, न्यूजीलैंड क्रिएट कर लेते हैं, मतलब पॉपुलेशन इतनी बढ़ा देते हैं। हाँ, मतलब कहने का सिंपल था। तो सरकार करे क्या? हर साल हम एक कनाडा में तैयार कर देते हैं इंडिया में। हाँ, और अगर मोदी जी कोई पॉलिसी ले आएगा तो भैया तो जुट जाएगा वो पूरी फुल तैयारी के साथ में। अगर मोदी जैसी कोई पॉलिसी, हाँ मोदी भक्त बड़े खतरनाक है, अंधभक्त। जैसे मैं ये नहीं कह रहा मोदी जी खिलाफ, मैं बता रहा हूं अगर मोदी शाम को आए 8 बजे रात में, भाइयों बहनों आज रात से एक नई योजना लागू की जा रही है, तो भैया भक्त को तैयारी करना चालू कर दे तुरंत से। थिंक इज दैट वन। तो मुद्दा सिर्फ क्या है? संसाधनों का समान वितरण। इसलिए समस्या जा रही इंडिया में क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हम दोनों भी लॉस, हमारी जो अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी। हम अमेरिका को फॉलो करते हैं, हम किसको? रशिया को फॉलो करते हैं। आगे पढ़ेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था लिखना होता है कहीं लिख लेना, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे हम लोग बाद में। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी कहां से आई है? रूस प्लस अमेरिका। तो रूस से हमने समाजवाद लिया हुआ है, इसको साइड में लिखना हो लिख लीजिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की, मिक्स इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमने क्या लिया हुआ है? समाजवाद भी लिया हमने और हमने पूंजीवाद भी लिया हुआ है। समाजवाद हमने लिया हुआ कहां से?
आपका रूस से, और हमने पूंजीवाद लिया हुआ है कहां से, अमेरिका। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है सर, इनमें सब बहुत इंटरेस्टिंग है सर। जब देश आजाद हुआ तो सोचो 1947 के 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है सर, अमेरिका टॉप में आया, ब्रिटेन खत्म हो रहा है। अब आपको लगेगा आजादी हमने अपने कंधों से निकाली है, तो माफ कीजिएगा, आजादी सिर्फ आपके प्रयासों से नहीं मिली है। ऐसा नहीं कि आजादी आपके प्रयासों से नहीं मिली, सबका योगदान रहा है, लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। अभी तक ब्रिटेन दुनिया में सबसे ताकतवर देश था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका निकल के आया, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका निकल के आया तो अमेरिका ने ब्रिटेन से कहा भैया भारत को आजाद करो। एक वो भी बहुत बड़ा पावरफुल एक गया उसने रोल। अब इसके बाद हो क्या रहा है, रूस ताकतवर था ही था उधर, तो समाजवाद रूस कह रहा था भैया हमको फॉलो करो, अमेरिका कह रहा था हमारे साथ आ जाओ, तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम करेंगे। समस्या ये थी कि हम इस बात से डर रहे थे अगर हम अमेरिका को तरफ चले गए तो हो सकता आगे अमेरिका हमारे पर रूल कर ले। हम इस बात से डर रहे थे कि अगर हम समाजवाद को फॉलो कर लेंगे तो हो सकता है दिक्कतें फिर पैदा होने लगेगी, हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे। तो हमने कहा हम ना तुमको जब तुम्हारी तरफ जाएंगे ना तुम्हारी तरफ जाएंगे, हम अपना एक नया रास्ता चालू करेंगे। और हमने एक नई इकोनॉमी चालू की जिसे कहा गया मिश्रित इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसलिए हमने दोनों को पॉलिसी को अपनाया। क्लियर, आइए मुद्दे पे आइए। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, संसाधनों का समान वितरण। ये आर्टिकल हमारे 39 में दिया गया है। सरकार इस पर लगातार काम करती रहेगी। एक आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है सर, आर्टिकल पर्टिकुलर इसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल इसको लिख लीजिएगा 39, ये आर्टिकल है सर, आर्टिकल 39 ए, कैपिटल ए लिखा हुआ सर, ऐसे वो स्मॉल लिखता हूं। जब भी कोई आर्टिकल जोड़ा जाएगा संविधान में, जरा मतलब समझना ए और स्मॉल ए कैपिटल ए का अंतर क्या होता है। जैसे ये लिखा हुआ तो ये संविधान में मूलता रहा होगा, और जब हमने कोई चीज ऐड की होगी तो 39 में कुछ ऐड किया ना तो 39 ए। इसलिए आपने देखा होगा जब मौलिक कर्तव्य कहां दिए गए किस आर्टिकल में, तो आप कहते हो 51 का ए में दिया गया है, का में दिया गया है। तो जब कैपिटल ए बनता है तो इसका मतलब आपका ऐड किया गया होगा। तो संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए, इसको आप हिंदी में अगर आपका ऑप्शन आएगा तो आपको ऐसे लिखा होगा 39 का। एक ही मतलब है। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें क्या लिखा हुआ है सर, किसी को आइडिया, आप बताओ। आपने पढ़ रखा है टॉपिक इसलिए मैं पूछ रहा हूं। आर्टिकल 39 ए में क्या लिखा हुआ है जो आया है, नहीं है सर। कह रहा है कि जो भी लोग होंगे कानून के सामने सब समान होंगे, लेकिन अगर कानून के सामने समान की बात तो कर दी, लेकिन इतना हमारे पास है ही नहीं व्यवस्था। फॉर एग्जांपल हमारा कोई केस है, ठीक है, इनके साथ हमारा कोई मैटर हो गया, एक खूब अमीर आदमी है, BMW फॉर्च्यूनर 10-10 गनर चल रहे हैं, ज्यूम करना है बेटिया, रियल में नहीं मानना है, हाँ, स्वीकार। तुम तो सपने में चली गई आकाश, ऐसा नहीं, मतलब आपको एज्यूम करना है, ठीक है। हो सकता है रियल में ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया में कोई कुछ भी हासिल कर सकता है, ये याद रखना इस लाइन को, हमेशा कुछ भी हासिल कर सकता है कोई व्यक्ति, इसलिए किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हाँ, मुद्दा क्या है ये समझो, मुद्दा समझो। मुद्दा ये है कि अब आपके खिलाफ केस हो गया, आपके पास इतना पैसा है, अरे सलमान खान को देख लो या शाहरुख खान को देख लो, जिनका मुंबई एक्सीडेंट में कार चली होगी, सलमान खान को मैटर सॉर्ट आउट हो गया कि नहीं हो गया सर। जो एक्सीडेंट हुआ था मुंबई रोड एक्सीडेंट हुआ था, कार चल गई थी उसकी, सलमान खान के खिलाफ आपको लड़ने के लिए आपको उतने ही लायक का एक वकील भी चाहिए, क्योंकि सलमान खान तो भारत का सबसे बड़ा वकील खड़ा कर देगा जाके कोर्ट में, और उस सामने वाले बंदे के पास तो पैसा ही नहीं है सर। तो सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि उसको विधिक सहायता प्रदान की जाए, कानूनी सहायता। इसीलिए एक सरकारी वकील की व्यवस्था भी संविधान में रखी गई है, और वो दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं, सरकार आपका केस लड़ेगी। इसलिए इन सब मामलों में सरकार केस लड़ती है, विक्टिम की तरफ से सरकार केस लड़ती है। हिरन केस मामले में सलमान खान जेल गए, कौन लड़ रहा है सर केस अपोजिट में, सरकार मदद कर रही है, और हिरन का जो ऑर्गेनाइजेशन है राजस्थान का वो लड़ रहा है। तो मुद्दा क्या है, आपको यहां पर बात की गई है विधिक सहायता प्रदान करने की, लीगल सपोर्ट आपको दी जाएगी। दैट इज आल्सो गिवन अंडर आर्टिकल 39 ए। इसको हमने बाद में जोड़ा है संविधान 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, इसको हमने ऐड किया है, याद रखिएगा। ये हमारे संविधान में था नहीं, हमने इसको ऐड किया है। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन आर्टिकल 19 सॉरी आर्टिकल 90 कह सकते हो आप, इसमें 39 ए को हमने ऐड किया 42वां संविधान संशोधन 76 में, 1976। और क्या दिया गया है इसमें, आप लिख लेना, विधिक सहायता।
एवं समान न्याय, समान न्याय, लीगल सपोर्ट बताते, इक्वल जस्टिस एंड लीगल सपोर्ट, यानी वो कहता है सभी को समान न्याय मिलेगा, ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए सबको लागू कराना, किसी के साथ अन्याय मत हो। देखो वर्ड कितना प्यारा, मतलब आपको ये दिख रहा होगा कि आर्टिकल 39 जो पूरा का पूरा वो हमेशा किस बात पे फोकस है, न्याय दिलाने पे, पुरुष महिला न्याय दिला रहा है, सबको इक्वल दो, वेजेस किसी को अलग नहीं रहेगा, पैसा सबको समान मिलेगा, अगर काम समान है, समय समान है, संसाधनों का समान वितरण, इक्वलिटी क्रिएट करना चाहता है। जो ऐड भी किया हमने वो क्या कर रहा है सर, समान न्याय और विधिक सहायता, सभी के साथ इक्वल जस्टिस होना चाहिए सर, न्याय होना चाहिए और उसको विधिक सहायता ही प्रदान करिए। आर्टिकल 42 इस बात की जिम्मेदारी लेता है, सॉरी 39A 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा आपको लगेगा, मतलब मैं पहले से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है कॉम्प्लेक्स, लेकिन क्योंकि मीडिया पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन आते हैं, ये टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। टॉपिक हम बहुत सिंपल भी ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और मजा भी आती है, लेकिन इसको पहले एक बार थोड़ा सा ले लेते हैं, जब लेवल मेंटेन हो जाएगा ना तो आपको पढ़ने में आसान हो जाएगा। चीजों को ये क्लियर हो रहा है? आई थिंक भैया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? जब भैया जी को समझ में आ रहा है तो तुमको तो आना चाहिए सब लोगों को। नहीं आ रहा है क्या? अरे बहुत बढ़िया, मेरा जीवन धन्य हो गया। बस मैं यही चाहता था कि मेरा जीवन धन्य हो जाए, आर्टिकल 39 सबको समझ में आ जाए बस, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आया है भैया, ये तो जरूर लिख लीजिएगा। आप कहोगे हर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यस, यहाँ पे इस आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में आपको 10 के आसपास आर्टिकल ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट ही है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कभी भी आ सकता है और इसके लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहिए। बेटिया बोर्ड में देखिए आर्टिकल 40 क्यों इंपॉर्टेंट है, मजे की बात है सर, इसको लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, डबल स्टार ट्रिपल स्टार ना करिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लेना। बताते हैं कहानी, संविधान बन रहा था तो सर एक हमको बहुत पता है कि सर ग्रेट पर्सनालिटी है जिनके बिना आपका काम नहीं चलता है, आज भी नहीं चलता है, गांधी जी। नोट पे कौन बना है? नोट पे कौन है? गांधी जी तो है ना नोट पे। अच्छा नोट पे, हाँ। अरे बेटिया मनी भूल रहे हो, गांधी जी अगर भूल गए ना एक बार आपको दोबारा आएंगे गांधी जी का नहीं, इसके पास हमको नहीं जाना है। अच्छा रोड सुनाई पड़ रहा है आपको? अद्भुत है, मतलब आप सोचो गांधी अगर चाहे कि नहीं इसके पास तुमको नहीं जाना, गांधी जी तरस जाओगे बेटा, इतनी वैल्यू है, राष्ट्रपिता का दर्जा है। गांधी जी के बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे हिस्ट्री में। मुद्दा क्या है, गांधी जी ने अपना एक पॉइंट रखा था संविधान जब बन रही थी संविधान सभा कि ग्राम पंचायतों का भी गठन किया जाए, ये हमारा क्या होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस बात से अपोज कर रहे थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई। डॉक्टर मतलब कहने का जितने भी कानून बनाए गए इनमें से गांधी जी का सपना क्या था, सबसे निचले लोकल गवर्नमेंट है, गांधी जी का सपना था लोकल गवर्नमेंट। वो कहते थे ग्राम स्तर पर अगर विकास होगा तो देश का विकास होगा, ऐसी उनकी सोच थी। तो वो चाहते थे कि एक तीसरे स्तर की सरकार भी बने, ये उनका सपना था और वो चाहते थे संविधान में कानून बना दिया जाए तो संविधान बनाते समय। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस बात के लिए सहमत ही नहीं थे, और जब सहमत नहीं थे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान जी में कानून के क्या था तो वही है, लेकिन गांधी जी को भी नाराज नहीं कर सकते। तो उनका कानून तो नहीं बनाया जा रहा, लेकिन डीपीएसपी में ये प्रावधान रख दिया जाएगा और आने वाले समय में अगर किसी सरकार को लगेगा तो कानून बना लेगा वो। तो गांधी जी की बात बन गई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बन गई। आर्टिकल 40 में यही लिखा गया है, ग्राम पंचायतों का गठन, इसको ऐड कर लीजिएगा, ग्राम पंचायतों का गठन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायतों का गठन। अब जरा थोड़ा सोचो, ये दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायतों का गठन, ये कहां दिया गया? डीपीएसपी में। कानून नहीं है, इस बात के लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको तीसरे स्तर की सरकार बनानी है। लेकिन सरकार को जब लगा 70 के दशक तक आते आते कि सर विकास तो देश में हो ही नहीं पा रहा है सर। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे अपने सरकार के दौरान में, 2001 का स्टेटमेंट है उनका, उन्होंने कहा कि जब सरकार ऊपर से 100 रुपए पास करती है तो उस एक व्यक्ति के लिए पहुंचते, जिसके लिए पास कर रही है 100 रुपए का बजट तो पूरे देश के लोगों के लिए होता है ना, तो अगर हम 100 रुपए पास करते हैं तो उस व्यक्ति तक केवल 3 रुपए पहुंचता है, बीच की 97 रुपए चैन खा जाती है, ऐसा उनका मानना था। तो मोदी जी कहा कि हम जनधन योजना का बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, मतलब पैसा हम डायरेक्ट भेजेंगे। वो बात अलग, सब्सिडी कुछ दिन पहले आई, अब गायब हो गई, फिर सब्सिडी पहले आई। मुद्दा क्या है? मुद्दा इज दैट वन कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई
और यही कारण है कि जब लगा कि विकास नहीं हो पा रहा है तो सरकार ने कानून बनाए, और सरकार ने कानून इसी का प्रयोग करते हुए, तो आपको पता है आज वर्तमान में क्या ये कानून है और ये प्रावधान पूरा बन चुका है। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां। आपको ध्यान है 73rd संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। इसी का प्रयोग करके बनाया गया है। क्या ऐड किया गया था? पंचायती सिस्टम, पंचायती व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था। और क्या हुआ पंचायती से? आपका देखा प्रधानी का चुनाव वगैरह सब शुरू हो गए, पहले नहीं था सभी। तो किसका प्रयोग कर रहा है सर? डीपीएसपी 40 है। सरकार जो काम करेगी डीपीएसपी के अंतर्गत ही काम करती है। इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। पॉइंट वो पंचायती व्यवस्था, आर्टिकल 70, ये तो आर्टिकल छोड़ दे अभी, 74 कॉन्स्टिट्यूशन फिर किया, 74वां भी किया था हमने। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन कब किया था? 1992 में ही किया था। आधे लोग किसी बात कंफ्यूज रहते हैं, 73 तो 1992 और 74 में लिख देते हैं वो 93। भैया 93 में नहीं लिखना, 92 लिखना है। लागू हुआ था इसलिए उसकी बात करते हैं। तो आपको बना कब ये? और यहाँ पे क्या किया हमने? नगर पालिका व्यवस्था, जो आपके यहाँ नगर पालिका की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। मुद्दा बात ध्यान रखना है। लेकिन हम डीपीएसपी पढ़ रहे हैं तो अपने टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होंगे। इस टॉपिक को हम नहीं पढ़ने वाले, हम डीपीएसपी पढ़ने वाले हैं। तो डीपीएसपी में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था का वर्णन कहां दिया गया है? आपका अनुच्छेद 40 में दिया गया। ये आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, रटा होना चाहिए आपको, ठीक है। आर्टिकल ऐसे में लिखना चाहे लिख सकते हो। गांधी जी का सपना था, किससे प्रेरित है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ग्राम पंचायतों गठन का। जी कहीं से आवाज आई? हाँ जी, अल्ले बिटिया कह रही हट जाओ। हाँ, ग्राम पंचायतों से ये लिख लेना, गांधी जी का सपना था। बिटिया रुक जाओ बस 2 सेकंड। अभी हम देखो गाड़ी पास निकलाएंगे ना, ट्रैफिक वाले साइड साइड अभी करेंगे हम। गांधी जी का सपना था। आर्टिकल 40 पूरा। हाँ वो इसमें यही दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं है। आर्टिकल 40 में यही है। लीजिए बहन जी, बिटिया देखिए, बहन कुमारी मायावती आजकल दिखाई नहीं पड़ती सर्दी ना तो हाइबरनेशन में। है? हाथी में बैठ के आती तब भी नहीं दिख रही, इतना ऊंचा जानवर। हाथी पैर छोटे हो गए, हाथी पैर घिस गए, ज्यादा दिनों से चल रही ना हाथी। अच्छा अच्छा, मायावती नहीं, मायावती से आप कुछ भी कहें, लेकिन क्या गजब की पर्सनालिटी थी। आप हल्के मत लेना मायावती को। मतलब आप ये सोचो सर, आप ये सोचो कि हमारे देश में महिलाओं की स्थितियां आज भी कितनी बदतर हैं। इमेजिन कर, आप मायावती के पार्टी के विरोधी हो सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, पार्टी कोई भी हो सकती है। व्यक्तिगत तौर पे आप उस व्यक्ति का संघर्ष देखेंगे तब आपको सीखना बस वही होता है, और कुछ नहीं सीखना आपको। मोदी जी से आप विरोधी हो सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी का जो संघर्ष है उस पदवी तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात है। और उस पद तक पहुंचने के लिए सर अच्छे अच्छे पसीने छूट जाते हैं। राहुल गांधी बैठे बेचारे परेशान है, मिल ही नहीं रही गद्दी उनको। तो प्रधानमंत्री बनने तक का जो सफर है वो बड़ा शानदार है, वो सीखने लायक है। बाकी हमें क्या मतलब है कैसी योजना है उनकी, उससे नुकसान हो रहा है कि घाटा हो रहा है, हमको पढ़ना है सर। हमारा काम अभी है, जब आप पॉलिटिक्स में जाए तो आप उसके हिसाब से काम करिए। मुद्दा सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मायावती की जर्नी बहुत खतरनाक है, महिला भी है और मजे की बात एससी कैटेगरी से, और मुख्यमंत्री बन रही जा करके, आसान नहीं है। महिलाओं को यहाँ प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है। देखोगे गांव में प्रधानी को, और लड़ भी जाती है, जीत भी जाएंगी तो पुरुष ही प्रधान बने होते हैं। महिला तो केवल नाम बात का प्रधान होती है, जीतती हो सब कुछ होने के बाद उसके प्रधानी की अगर बात होगी, जब कोई निपटारा होगा तो उनके पति देव चले आएंगे पेट लिए हुए अपना, यही होता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा, वो सीरीज है और पंचायत से कौन से आई थी, पंचायत एक सीरीज आई थी, वेब सीरीज आई थी, आपको देखना, वहां पे आप देखेंगे क्लियर कट आपको दिखाई देगा सर क्या व्यवस्था। एक चीज दिखाई, राजस्थान के ऊपर बेस्ड है वो। राजस्थान के ऊपर से याद आया कि सर क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले पंचायती व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। सबसे पहले मैं लिख देता हूं, सबसे पहला जिला, क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, किस जिले में सबसे या कहां सबसे पहले पंचायती सिस्टम लागू किया गया था? तो 1959 में पंचायती सिस्टम, राजस्थान का एक जिला है नागौर जिला, नागौर जिला यहां पर लागू की गई थी। ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, 1959 में। अगला आपका होमवर्क है, दूसरा कौन सा जिला था या दूसरी बार कहां लागू हुआ? पहली बार तो यहां लागू हुआ, दूसरा कहां लागू हुआ था, किस राज्य में लागू हुआ था? राज्य बता दीजिएगा, ठीक है, देख के आइएगा, उसके बाद बात करेंगे। तो 1959 में ये आर्टिकल 40 आई थी, क्लियर हो चुका है। 51 की तरफ बढ़ सकते हैं अब, चलिए आइए आ जाए, बढ़ जाएंगे, हाँ नोट कर लीजिए।
समझ में आ रहा है चीजें हल्का हल्का? पहली बार पढ़ रहे हैं आप, इससे पहले नहीं पढ़ा कभी भी, ठीक है? जिंदगी में हर काम पहली बार करना होता है, बहुत सारे आगे करने भी हैं, वो भी पहली बार करेंगे, बहुत सारे करने हैं। नौकरी पहली बार मिलेगी आपको, सैलरी पहली बार मिलेगी, हाँ सारे काम पहली बार होंगे। और अगर सही सेक्रेटरी रहा तो शादी पहली बार हो जाएगी, अगर सही सेटर रहा। क्यों प्रभात? अगर कंडीशन ऐसी रही तो फिर समस्या है इस देश में। हरियाणा में अब लड़के वाले जा रहे हैं लड़कियों क्या शादी कर लो, सच्चाई बता रहे हैं। सेक्स रेशियो इतना नीचे गिर गया है कि साहब लड़कियां नहीं मिल रही शादी करने के लिए, तो दहेज लड़कों को देना पड़ रहा है कि एक BMW आपको दे देंगे, हमारे यहाँ लड़की भेज दो। पैसा है उनके पास, लेकिन क्या करें बेचारे, घूम रहे ऐसे। मुद्दा यही है। पता लगा गांव में कितनी लड़कियां? 3 लड़कियां हैं टोटल। ऐसे ही समस्या है सर। एक दोस्त है मेरा, वहां पे तो बात हो रही थी, ऐसे नॉर्मल वैसे कन्वर्सेशन चल रहा था, कह रहा था कि यहाँ पे तो बड़ा मारा मारी है। उन्होंने मुझे शादी आदि कर रहे हो, मारा मारी यहाँ शादी का करो, मिल ही नहीं रहा कोई, शादी किससे करें? सिर्फ ये रियलिटी है। और कहीं और का नहीं था, वो था हरियाणा का, जब दिल्ली से आप टचिंग, वो यूपी बॉर्डर है, यूपी में ही है, लेकिन वो आपका पड़ता है बड़ा रेवाड़ी, वो जो मूवी बनी है दंगल, आमिर खान की, रेवाड़ी की शूटिंग है, उसी के बगल का गांव का है वो। तो हाँ बताता है लाइफ स्टाइल, अभी भी सब दंगल अंगल वाली पूरी व्यवस्था है, बताता है कि घोड़े आपको ये सब पहलवानी लड़ने का सब पूरा बना हुआ, अभी भी बना हुआ सब पूरा। मैं पूछ रहा था ऐसे, तो कभी मौका मिलेगा जाएंगे, क्योंकि बुलाया बहुत दिन से लेकिन जाते ही नहीं है। सब लोग चले गए एक साथ, एक ट्रक बुक कर लें, घुमाते चल गए। हाँ चलिए, अभी पहले 41 पढ़ लो, आर्टिकल 41 इंटरेस्ट। पीछे डिसाइड कर रहे हैं, ट्रक में एसी लगा हुआ बेटे ट्रक में एसी क्या, तुमको देखते ना ट्रक के ऊपर बैठा लेंगे ना, तो नेचुरल एसी चलेगी तुम्हारी, बस थामे रही ना, बांध दिया जाएगा, मतलब हवा से उड़ी जा रही हो, ट्रक आगे, तुम वहां बनी हो प्लेन में। आर्टिकल 41 पे आइए क्या कह रहा सर। ग्राम पंचायतों की बात कर रहा था, और वो सरकार ने प्रयोग भी किया, सरकार ने कानून बनाया, लेकिन प्रयोग कहां से किया? तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसे देखिएगा इंडायरेक्ट उसके क्वेश्चन पूछेगा। सरकार ने कहा कि सरकार ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती व्यवस्था को लागू किया। ये किससे प्रेरित है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और नीचे ऑप्शन पड़े, वो मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति, आपसे कुछ नहीं पूछेगा, वो नीति तत्व ही पड़ा होगा एक ऑप्शन में। तो आपको समझना क्वेश्चन का तरीका क्या हो सकता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अगर आप पहचान नहीं पाओगे, सेंस नहीं लगा पाओगे, तो दिक्कत हो जाएगी। किस आर्टिकल से प्रेरित है? तब आर्टिकल 40 आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन के अलग अलग लेवल होंगे, वो सीट लगाओगे तब समझ में आएगा। आइए जरा 41 में क्या कहता है। 41 ये कहता है काम और शिक्षा पाने का अधिकार। समझिएगा, काम और शिक्षा पाने का अधिकार। आप बेरोजगारी के दौरान जो सरकार योजनाएं निकलती है, सरकार को क्या पड़ी है सर? अब बेरोजगार हो, आप काम ढूंढो ना, सरकारी जिम्मेदारी क्या? यस, ये आर्टिकल 41 कहता है कि अगर किसी को काम की जरूरत है तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा और बेरोजगारी को दूर करना होगा, क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है देश का, और देश की सरकार कुछ नहीं है, जनता के लिए तो बनाई जाती है, जनता के लिए तो काम करेगी, जनता के द्वारा ही तो चुनी जाती है, एक्चुअली जनता की सरकार होती है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, काम और शिक्षा पाने का अधिकार। पाने का अधिकार, अधिकार नहीं, पाने का अधिकार। काम और शिक्षा पाने का अधिकार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, काम और शिक्षा पाने का अधिकार। और यही कारण है कि समय समय पर सरकार, मोदी जी ने कहा था कि हम हर साल क्या देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़? हाँ, मोदी जी ये भी कहा था विकास होगा। अब बेटिया एक दिन पूछ रही थी हमसे, विकास कहाँ हुआ? हमने कहा किसी किसी घर में तो हुआ ही होगा। किसी न किसी घर में तो हुआ ही होगा। अब मोदी यही तो ढूंढते रहेंगे। मोदी ने कहा था होगा विकास, और क्या, और क्या, वो तो दिख ही जाएगा ना सर। जब एक हर साल एक न्यूजीलैंड बना रहे हैं, एक फिजी कंट्री बना देते हैं, एक कानपुर इज इक्वल टू फिजी है। न्यूजीलैंड पॉपुलेशन कितनी, पता लगा क्रिकेट टीम खेलने आई है सर, टेस्ट मैच 35 लाख टोटल पॉपुलेशन। इतना तो हम पूरा आपके तिमाही कर लेते हैं। हाँ,
इतना तो हम कहो मार्च से वो अवार्ड आपका एक ही महीने में कर लेते हो। हाँ स्कूल की भाई और तिमाही कर लेते होंगे सर। ये हमारा गौरव है, दुनिया की नंबर 1 रेस में हमने बैठे हैं ना। हमने चाइना को कैसे आगे रहने देंगे, हमको पीछे करना चाइना को, लगे हम उस रेस में। और क्या, क्यों बिटिया समझ में आ रहा कुछ कहना क्या चाह रहा हूं मैं? हाँ देश में आगे बढ़ने की देखो कितनी संभावनाएं हैं, हम लोग पहुंचेंगे। काम पाने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, एजुकेशन नहीं होगा। देखिएगा इसका लिंक कैसा है। अब सुनिएगा, मैं सीरियस बात बोलता हूं लेकिन आप उसे हल्के में ले लेते हैं सर, मैं क्या करूं। अब आप भावनाओं को छू नहीं पा रहे ना। एजुकेशन नहीं होगा तो सर आपको क्या, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो आपका जीवन स्तर अच्छा नहीं होगा। आपका जीवन स्तर अच्छा नहीं होगा तो आप अपने अंदर ही घुट घुट के मरेंगे, क्योंकि आप देखेंगे बगल वाला आपका दोस्त चल रहा फॉर्च्यूनर से, आप साइकिल लिए चले जा रहे हैं। इमेजिन करो, कोट पैंट पहने, टाई लगाए, साइकिल चलाना। इमेजिन करो, बस इमेजिन, ठीक है, समझ गए ना सर। तो मुद्दा ये है, शादी में जाना है, कुर्ता पैजामा सदरी साइकिल, इमेजिन। सो द थिंग इज दैट वन। अब अगर आपको मानसिक तौर पे भी घुटन हो रही तो संभावना ये है कि आप ऐसे कोई एक्शन ले लें जिससे अपने जीवन को खतरा पहुंचा ले जाए। और होता है, किसान क्यों सुसाइड कर रहा है भैया, मुद्दे पे डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत खास मुद्दा है। किसान सुसाइड क्यों कर रहा है, लेकिन इसको हम ह्यूमरस वे में ले रहे हैं जिससे कि बोरिंग न लगे। किसान सुसाइड इसीलिए करता है क्योंकि वो इस बात से पीड़ित हो चुका होता है कि वो अपना लोन, अपने घर के परिवार को कैसे वहन कर पाएगा, अपने लड़की की शादी कैसे कर पाएगा। डाटा है सर, पढ़िएगा सर रिपोर्ट उठा करके सरकार की। पिछले 2 सालों में सरकार ने अगर रिपोर्ट नहीं दी किसानों पे, मना कर दिया देने से, वरना इसके पहले के सरकार की रिपोर्ट उठा पढ़ोगे तो आधे से ज्यादा किसानों ने इस बात की सुसाइड की है कि वो अपने पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं और लोन इतना चढ़ चुका है। बैंकों से लोन ले रखा है, किसान की फसल खराब हो चुकी है, बैंक उधर पैसा मांग रहे हैं, इधर घर की कार्रवाई नहीं हो पा रही, सुसाइड कर लिया, ऑप्शन नहीं कुछ। मुद्दा क्या है कि अगर शिक्षा ना होने से आपका पूरा का पूरा जीवन खतरे में आ रहा है, राइट टू लाइफ जा सकती है, तो सरकार की जिम्मेदारी है आपको क्या करना, एजुकेट करना। सरकार की जिम्मेदारी है काम भी दिलाना। ठीक है, एजुकेशन नहीं मिला लेकिन हम टेक्निकल लेबर में नहीं जाएंगे, नॉन टेक्निकल लेबर तो है ना, 10-15 हजार कमाने की हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, और हमको निर्भर करना चाहिए। सरकार काम करेगी इन दोनों पे, ध्यान रखिएगा। इसीलिए बेरोजगारी से संबंधित जो योजनाएं निकाली सरकार, बहुत सारी योजनाएं निकालती है, उनमें काम चलता है। आर्टिकल 41 ध्यान रहेगा, आर्टिकल 42 में आइए, यही आर्टिकल नहीं दे सकता। अगर सब आर्टिकल के माध्यम से पढ़ लोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 42 बता देना जहां से लगे भैया आप नहीं घुस रहा मेरे माइंड में। आर्टिकल 42 क्या कहता है? आर्टिकल 42 आर्टिकल 42 क्या कहता है बताइए बेटिया, आप बताओ। आर्टिकल 42 क्या कहता है? राज महिलाओं के लिए अच्छी व्यवस्था रखती है, गर्भवती महिलाओं के लिए। ठीक है, हम पॉइंट समझ गए। और एक और पॉइंट है, और बताओ। एक छोटा सा, हाँ छोटा सा, कार्य की मनोचित दशाएं। सुनिएगा जरा भैया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी इसको हल्के में ले रहे हो, आपको जब क्वेश्चन आ जाएगा तो लगेगा यार काश वो ध्यान होता, पढ़ लिए होते ईमानदारी से। इसीलिए इसको ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 42 के तहत 2 चीजें दी गई हैं और उनमें से दोनों महत्वपूर्ण है। और क्या क्या चीजें? पहला आर्टिकल क्या कहता है आपको पता है? रेलवे में एक नियम है कि रेलवे में लोको पायलट की शुरुआत देखा होगा इस बार से, एनटीपीसी में लोको पायलट जो अभी चल रहा था रेलवे वाला, तो लोको पायलट में अभी तक जो पेपर आया था उसमें लड़कियों को भर्ती नहीं किया जाता था, पुरुष ही भर्ती होते थे। इस बार से ओपन कर दिया लड़कियों के लिए। इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, भारत की बात कर रहा हूं। हाँ एनडीए में, अच्छा एनडीए, हाँ एनडीए में ओपन हो रहा है। अब धीरे धीरे सब में ओपन होगा क्योंकि अब इस कंडीशन में आ गई हैं लड़कियां नहीं, मतलब आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैटर आ रहा है, वो इंडिपेंडेंट सोच वाली आ रही है, पेरेंट्स भी जागरूक हो रहे हैं चीजों को लेकर के। लोको पायलट क्यों नहीं किया जाता था? क्योंकि इसमें एक नियम था। फॉर एग्जाम्पल आप लोको पायलट चल रहे हैं तो लोको पायलट 2 ही होते हैं सर, ट्रेन में चल रहे हैं सर, तो अगर एक फीमेल कैंडिडेट होगी, मेल कैंडिडेट है फॉर एग्जाम्पल जैसे समझिए, या कोई भी कर्मचारी जिसके साथ में वो काम कर रही है अंडर में, तो अगर उसकी ड्यूटी रात के 2 बजे खत्म हुई तो रात के 2 बजे ये पुरुष की जिम्मेदारी होगी जो उसके साथ काम कर रहा है उसको घर तक छोड़ के आना। लगवा रहा तुम्हारा मन, हम समझ आई बात? अब जरा इमेजिन करो इसका उल्टा एक और पॉइंट। एक तो ये पॉइंट समझे, समस्या है सर ये। लोको पायलट का काम क्या है? ट्रेन चलाना। ट्रेन चल रही दिल्ली से लेकर के कोलकाता जा रही सर, रास्ते में कानपुर के थोड़ा पहले आई, जंगली एरिया,
कोहरा चल रहा भयंकर, दिख नहीं रहा सामने क्या है, तो जब रात में दिखता नहीं है सामने तो एक लोको पायलट लाइट लेकर के आगे चलता है ट्रेन में, जब क्रॉसिंग कराना होता है, क्रॉसिंग के पास, क्रॉसिंग के पास हो सकता है कोई भी हो, तो ये समस्या होती है, बहुत स्लो चलती गाड़ियां, क्रॉसिंग के टाइम पीरियड में होता है। अब ऐसी स्थिति में जरा इमेजिन करो कि जो फीमेल कैंडिडेट है और जंगली इलाका है, सब पैक रहते चारों तरफ, तो गेट नहीं खोलते वो लोग, ट्रेन अगर रुक गई किसी हालत में, रोकना पड़ रहा उनको क्योंकि बहुत ज्यादा कोहरा फॉग दिख ही नहीं रहा आगे क्या है, ट्रेन रोकना पड़ जाएगा, तो पुरुष अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो झेल सकते हैं, महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे झेलेंगे? और लोको पायलट ऐसी स्थिति में गेट खोल करके महिला को बाहर लाइट दिखाने के लिए, ये एक और समस्या है। और ट्रेनिंग पीरियड में जो होगी महिला, वो ट्रेन चला भी नहीं पाएगी, चला तो वही पाएगा। ये सारी समस्याओं को देखते हुए कुछ चीजों पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था, मुद्दा सिर्फ इतना था, लेकिन समय के साथ में धीरे धीरे चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पर बात की गई कार की मनोचित दशाएं, आपसे हम वर्क ले रहे हैं, इसका मतलब नहीं कोई फैक्ट्री जहां पे हम आपसे काम करवा रहे हैं, लेकिन काम तो करवाएंगे, पता लगा बगल में गंदा नाला है, उसकी स्मेल से ही आप बीमार हो रहे हैं, आपको अस्थमा की बीमारी हो गई। समस्या है सर, हल्के में, इसीलिए केमिकल फैक्ट्रीज होंगी जितने, उनके सबके लिए रूल्स हैं, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री होंगी उनके लिए नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनका उल्लंघन करेंगे तो चालान कटता है, वो बात अलग की सरकारें या सब पैसे चल जाता है धीरे धीरे काम। वरना अगर आप इस समय अगर अब देखेंगे कानपुर में, सिर्फ देख लें कानपुर में ही ईमानदारी से अगर आप किसी एक इंडस्ट्री के बारे में आप इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, ये मान के चलिए सर वो फेल हो जाएगी सर, निकाल नहीं पाएगी। तो थिंक दैट, आइए पॉइंट की बात करते हैं डायरेक्ट। क्या कह रहा है सर ये आर्टिकल? मनोचित दशाएं, मनोचित दशाएं, सिक वेलफेयर कंडीशंस होनी चाहिए हमारी इन अ वर्क प्लेस। मुद्दा दूसरा, ये तो ठीक है ही है, आर्टिकल 42 इस बात का, अच्छा देखा होगा तुमने कि सर क्योंकि ये नेचुरल है, जो महिलाएं होती हैं अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान में हैं तो उनको, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो 1 साल के लिए रिलीफ मिल जाती है, सीधा सीधा नौकरी छुट्टी। दूसरा, अगर प्रेगनेंसी के दौरान में, तो आपने देखा होगा सरकार योजना दिखाती है आशा बहुओं के माध्यम से 6,000 रुपए कुछ ऐसा समथिंग है इस समय, आशा 6,000 चल रहा है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, लेकिन 6,000 रुपए प्रेगनेंसी में आपको प्रदान किए जाते हैं महिलाओं के वेलफेयर के लिए। यानी कहने का मतलब ये, प्रसूति सहायता भी प्रदान करेगी सरकार, इसीलिए कानून बनाती है, दी गया क्योंकि मानव संसाधन है। प्रसूति सहायता का प्रावधान, ठीक है, मतलब कहने का मैटरनिटी लीव बोलते हैं इसको हम। मैटरनिटी लीव बोलेंगे इसको। प्रसूति सहायता का प्रावधान करेगी कौन? सरकार। ये व्यवस्था दी गई है सर हमारे आर्टिकल 42 में, और इसी को ध्यान में रखते हुए सारे प्रावधान किए जाते हैं। जो महिलाओं के लिए बनाई गई लीव बनाई गई सर, जिसके भी जगह बनाई गई, सरकार जो समय समय पे योगदान करती है, पॉलिसीज लगाती है, सारी सुविधाएं देती है, वो सब इसके अंतर्गत करा रही है सर। आशा बहू की ड्यूटी भी बनाई गई सर, इसीलिए बनाई गई सर, गांव गांव में देखा होगा आपने, जिनकी जी प्रेगनेंसी के दौरान में जो भी जरूरत होती है, आशा बहू उनको हेल्प करती है। ये शहरों बहुत, आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों ने शहर देखा ही नहीं है, बहुत से ऐसे गांव हैं, महिलाओं से आप मिलोगे गांव की तो आपको पता चल जाएगा शायद वो कभी शहर ही नहीं आई है। ये सच है, ट्रुथ है, और इसमें उनका दोष नहीं है, ये दोष है कि इसका पिछले 70 वर्षों में आप इतना विकास नहीं कर पाए कि उनके गांव से लेकर शहर तक कोई गाड़ी नहीं चल रही है, अभी भी नहीं चल रही है। बहुत ऐसे गांव गाड़ियां चली नहीं रही सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुरुष तक नहीं आए सर गांव में, उन्होंने खेती किया कुछ देखा ही नहीं सर। समस्या ये, तो ऐसी स्थितियों में हॉस्पिटल तो गांव बने नहीं है, हॉस्पिटल शहरों में, कौन लेके आएगा उनको? आस्था बहू का एक जॉब बना दी गई, दैट इज द पॉइंट। सो इट इज ए गुड स्टेप, आर्टिकल 42 हमारा कहता है। आर्टिकल 42 यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? कोई दिक्कत? क्या टाइम पूरा आगे बढ़ाएं, वरना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत होगी। अब सुनिएगा जरा मैं आपको, क्योंकि आपको काफी कुछ हो गया है, या एक आर्टिकल हम और छोटा सा ले लेते हैं, वहीं से खत्म कर लेते हैं टॉपिक को। आर्टिकल 43 लिख लीजिए, ये चलो इसको मैं हेड ही डाल लो, बस कल बात कर लेंगे कल से, और एक कल कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। आर्टिकल 43, अब आपको हिंट बताते हैं आर्टिकल 42 से, थोड़ा थोड़ा समझते जाइएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने देखी, बैंक देखी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंक होती है आर्टिकल 42 के साथ ही दिया गया है, संविधान में जोड़ा गया है। सहकारी संस्थाएं जो है, इसके बाद आर्टिकल 44 पे थोड़ा सा मैं आपको कहानी बता देता हूँ, कल आपको लिखा दूंगा। इसके बाद का जो आर्टिकल है आर्टिकल 44, उसमें आप 5 स्टार बना सकते हैं, 10 स्टार बना, जितना बना लें।
लगभग हर साल में अगर 10 एग्जाम होते होंगे तो 4-5 एग्जाम में वो क्वेश्चन आया है। यूपी ट्रिपल एससी से लेके एसएससी से लेकर के आपका एनडीए से लेके सीडीएस से लेके आईएएस तक के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और हर बार आते रहते हैं क्वेश्चन। वो पहले टफ आता था, पीसीएस एग्जाम में आता था, अब वो नॉर्मल हो गया है, कॉमन हो गया है, क्योंकि समय के साथ में चीजें बदलती जाती हैं। अब सब लोग जागरूक हो गए तो भाई आर्टिकल 44 सब रट लिए। फिर भी क्वेश्चन घुमा के बोलता है। मोदी जी ने जो 3 तलाक बनाया है वो भी आर्टिकल 44 का प्रयोग करके बनाया है। आर्टिकल 44 कहता है समान आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कहता है देश में सभी के लिए एक ही कानून होने चाहिए। क्या आपको लगता है सभी के लिए एक ही कानून है? आज भी कोई 2 कानून के नाम बताओ जो नहीं है। कोई 2 कानून बताइए अगर आपको लगता है कि नहीं है। आरक्षण कोई कानून नहीं सर, पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिएगा, बताया भी सबने, कानून नहीं है सर वो। कोई बता सकता है कोई ऐसे कानून? सबके लिए समान, संविधान के अंदर देश में सभी कानून सबके लिए समान है ना। कोई ऐसा कानून है जो आपको अलग अलग दिखता है? बताओ। यस, कानून अलग, तभी तो तलाक बनाया गया है। मुस्लिमों के लिए डिवोर्स देने का अलग का तरीका था, हिंदुओं के लिए अलग तरीका। ये लिखा है संविधान में, ये कह सकते कानूनी आईपीसी में लिखे हुए हैं सर। डिवोर्स देने के लिए हिंदुओं के अलग तरीका है, मुस्लिमों में नहीं है। बस केवल बोलो क्या? तलाक तलाक तलाक। हाँ, व्हाट्सएप से। यस भाई साहब, ऐसे ऐसे केस है। 1980 का लैंडमार्क केस है सुप्रीम कोर्ट का, साहबानो, बताएंगे कल। साहबानो केस आपने नाम सुना होगा शायद, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। उसके पति ने छोड़ दिया, 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे, पालन पोषण करे कैसे वो? पहली बार सुप्रीम कोर्ट में तलाक को, आज से मामला नहीं चला। आपको लग रहा होगा तब मोदी जी आए तब तलाक लेके आए, पढ़ोगे पता लगेगा 1980 के दशक से चल रहा है मामला। मोदी ने तो इसका पॉलिटिकल मुद्दा बना के यूज कर लिया, मुद्दा ये था बस, और कुछ नहीं था। मोदी को लगा कि यार मुस्लिमों को लेना अपनी तरफ, जीतने के लिए देश में पहली बार वोट बैंक के लिए। अब तो इतना और क्रिएट कर लिया कि पहली बार समस्या थी, तो कहा मुस्लिमों को लिया कैसे जाए? तो उन्होंने कहा कि यार अगर 50% महिलाएं आ जाएंगी हमारे तब तो काम बन जाएगा, पुरुष कहीं भी जाए। और महिलाओं को सबसे बड़ा तरीका क्या लेने के लिए? वो ये है कि महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है उसकी बात उठाओ, और हर महिला के साथ शोषण हो रहा है, महिला इस बात पे एकजुट हो जाएगी। उन्होंने कहा 3 तलाक का कानून हम लेके आएंगे। अब किसी भी अगर पुरुष के द्वारा अगर कहा गया तलाक 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 तो उसके जेल के पीछे डाला जाएगा। तो महिलाएं खुश हो गई। मोदी बिना देखे कमल ठप 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 मोदी जीत के आ गए। 2014 में जीत के आए मोदी जी, लोकसभा में कानून को फटाक से पास कर दिया। दिमाग देखना मोदी जी का। राज्यसभा में नहीं पास किया, कानून नहीं बनाया, क्योंकि राज्यसभा में मोदी जी का बहुमत नहीं था, और अभी भी नहीं बहुमत। बहुमत एनडीए का था, मोदी जी का नहीं था। चाहते तो पास कर देते थे कानून को, लेकिन 2019 का जब चुनाव आया तो कह दिया कि हमने लोकसभा में वादा किया था, लोकसभा में पास कर दिया, अगले बार जिताओगे तो ये कानून परमानेंट बन जाएगा, राज्यसभा में भी हम जिता के आएंगे। 2019 में भी ठप ठप मोदी कराएंगे सब महिलाएं, कानून बना दिया। इससे जीत गया मोदी, तुरंत ठप्पा मारा। बनाना चाहते पहले बना देते, लेकिन अगले 2019 में जीतना था, तुरंत ठप्पा मारा, 3 तलाक कानून हो गया। अब किसी की हिम्मत नहीं है, समझ आ रही बात? 3 तलाक की बहुत पावर हो गई है। पहले क्या होता था, उनके जो ग्रंथ होते हैं उनकी प्रक्रिया के अनुसार, क्या बोलते हैं उनको, जुलेमा, बहुत सारी सी प्रक्रिया होती हैं, उनके आधार पर उनको तलाक तलाक दे दिया गया, बस हो गया काम। क्योंकि धार्मिक ग्रंथ से चल रहा था तलाक उनका, और संविधान में से कोई, हमारे कानून में से कोई व्याख्या नहीं थी